हेलो ऑल। तो आज के सेशन में हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट्स जो न्यूली एडेड है नीट सिलेबस में वो कवर करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, स्टिल रिवाइज कर लेंगे। सिंपल पेंडुलम का डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम, इसका पूरा थियोरी भी देखेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, क्या apparatus रिक्वायर्ड है वो देखेंगे। नेक्स्ट इज द मीटर स्केल, मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फाइंड करेंगे। सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स मॉडुलस कैसे डिटरमाइन होता है वो देखेंगे। मेजरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोई भी फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। हीट कैपेसिटी कैसे निकालना है वो देखेंगे। स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब, मेजरिंग रेजिस्टिविटी ऑफ वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, ओम्स लॉ, हाफ डिफ्लेक्शन, फिगर ऑफ मेरिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। चलिए तो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज वर्नियर कैलिपर। राइट, तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको स्केल से जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो उससे ज़्यादा अच्छे मेजरमेंट वो देता है, मतलब ज़्यादा डीप प्रिसाइज मेजरमेंट हम कहते हैं हमें देता है वो, ठीक है। तो उसके दो, एक पहले इंस्ट्रूमेंट समझो, इसको हम कहते हैं मेन स्केल, ये तुम्हारा वर्नियर स्केल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है इसका, वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मेन स्केल डिवीजन कितना है पहले तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है वो पता होना चाहिए। मान लो अगर मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कुछ mm है, x mm, और इसकी आई y mm, तो x माइनस वाई वो तुम्हारा लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस हमेशा हम कैसे देते हैं, दैट इज गिवन बाय, फटाफट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं कि कैसे हम इसे डिटरमाइन करते हैं। लेट्स से यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये मेरा मेन स्केल डिवीजन है एक MSD, क्या कहेंगे MSD, और ये जो है वो है मेरा VSD। तो MSD में से VSD माइनस करेंगे तो क्या मिलता है, लीस्ट काउंट। अब सर MSD आपको गिवन होगा, जनरली 1 mm होता है। कितना होता है ये, 1 mm। मेन स्केल डिवीजन हमेशा कितना होता है, 1 mm। अब VSD आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप VSD कैसे फाइंड करोगे, तो VSD फाइंड करने का एक तरीका है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 9 डिवीजन MSD के कोइंसाइड हो रहे हैं किसके साथ, 10 डिवीजन VSD के साथ एक लाइन में आ रहे हैं। मतलब आपको ये बताया जाएगा कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। वहां से आप वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होता है वो फाइंड कर सकते हो। कितना आएगा ये, 0.9 mm, ये होगा तुम्हारा एक वर्नियर स्केल डिवीजन। क्योंकि अब तेरे पास वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया, मेन स्केल डिवीजन तुझे गिवन है, तो 1 mm माइनस 0.9 mm करोगे तो आपको 0.1 mm या तो 0.01 सेंटीमीटर ये आपको मिल जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जनरली 90% ऑफ केसेस में 0.1 mm ही होगा, 0.01 सेंटीमीटर ही होगा। इन एनी केस अगर वो चेंज करते हैं तो आपको ये अलग दे देंगे, 19-20 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, 29-30 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो वहाँ से VSD निकालो, MSD से VSD माइनस करो, विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब मेजरमेंट कैसे करना है। तो मेजरमेंट करने से पहले जीरो एरर देखा जाता है। जीरो एरर मतलब क्या, कि अगर आप इसको टाइट कर दोगे ऐसे, ये टक आवाज आ गया उसका एकदम मस्त, अब आगे अंदर नहीं जा, तो ये लाइन टू लाइन होना चाहिए नीचे ऊपर वाला। अगर ये लाइन टू लाइन कोइंसाइड हो रहा है तो डिवाइस में जीरो एरर नहीं है। अगर डिवाइस में जीरो एरर होगी तो जीरो एरर दो टाइप की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगी जो मैं अभी करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे जीरो एरर 3 तक की बढ़ा रहा हूं, तो आप इसको एकदम टाइटली कर दोगे ऐसे, टक बोलेगा, आवाज आ जाएगा, तो भी तुम्हारा ये कोइंसाइड नहीं होगा, वो थोड़ा बाहर रहेगा। वो बाहर मतलब ही मेजरिंग कंडीशन में मेजरमेंट कर रहा है, तो आपको क्या चेक करना है कि कौन सा लेवल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। जैसे ये 3 नंबर का परफेक्टली ऊपर किसके साथ हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे कौन से नंबर का हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बट किसके साथ इनलाइन हो रहा है नीचे वाला, कौन से नंबर का नीचे वाला ऊपर वाले के साथ इनलाइन हो रहा है वो देखो, कौन हो रहा है, थर्ड, ठीक है। तो ये अगर तुम जीरो एरर देखते हो तो इस जीरो एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है तुम्हारी, ठीक है, इसको हम
यहाँ पर ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव जीरो एरर तुम्हारी कितनी है। मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो कोइंसाइड हो रहा है कौन, तीसरे नंबर का। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ दिस इज अ पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ कितनी वैल्यू, 3 इंटू लिस्ट काउंट। याद रखना यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसको जब तक लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे वो mm या सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कंपल्सन है कि यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो। तो अगर इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा जाएगा mm में तो आपको कितना मिलेगा, 0.3 mm का पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो एंड में उसको माइनस करना होता है। क्यों, सिंपल सी बात समझो, एक वेट स्केल के ऊपर आप खड़े नहीं हुए उसके पहले वो 2 किलो बता रहा है, तो अगर आपका 70 kg वेट होगा तो कितना बताएगा, 72। तो लास्ट में क्या करना है, वो 2 kg माइनस करोगे ना। तो पॉजिटिव एरर को लास्ट में क्या करना होता है, माइनस। अगर नेगेटिव एरर है तो उसको प्लस करना होता है, मतलब आप खड़े भी नहीं हो, -2 kg बता रहा है। तो अगर आप खड़े हो गए 70 kg तो 68 बताएगा, तो लास्ट में क्या करना है, 2 kg को ऐड करेंगे। तो याद रखना अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो एंड में क्या करना होता है, माइनस, और नेगेटिव जीरो एरर तो एंड में क्या करना होता है, प्लस, ठीक है। तो जीरो एरर आपने एस्टिमेट कर दी। अब नेक्स्ट बारी आती है मेजरमेंट की। अब हम मेजरमेंट करेंगे। चलिए, नेगेटिव जीरो एरर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसी दिखती है वो, ठीक है, दैट ऑल्सो वी विल सी। तो यहाँ पर अब मेजरमेंट करेंगे, लेकिन उसके पहले नेगेटिव जीरो एरर भी देख ही लेते हैं, ठीक है। हम मेजरमेंट भले पॉजिटिव वाला करेंगे लेकिन नेगेटिव जीरो एरर कैसा दिखता है वो भी बता देता हूँ। मान ले -2 का एरर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने जैसे टक करवाया तो आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा उस साइड है, जीरो देखो ये जीरो थोड़ा उस साइड है। अब क्वेश्चन में क्या देंगे कि जीरो ऑफ वर्नियर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। लेफ्ट साइड है वो, अगर वो लेफ्ट साइड है, कौन किसके लेफ्ट साइड है याद रखना, उल्टा भी दे सकते हैं, जीरो ऑफ मेन स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ वर्नियर, तो भी फंसोगे। फिर दिमाग में ये मत रख के जाना लेफ्ट मतलब नेगेटिव ही नहीं, रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली, किसका किससे लेफ्ट है। तो अगर मेन स्केल से वर्नियर वाला लेफ्ट साइड है तो वो अंदर घुसा हुआ है, मतलब ऑलरेडी नेगेटिव मेजरमेंट कर चुका है। अब उसको पहले तो जीरो पे लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हम ऐड करते हैं, यस और नो। तो उसको जीरो पे लाना है फिर मेजरमेंट करना है। तो ये नेगेटिव जीरो एरर को हमेशा बैकवर्ड मेजर की जाती है। अगर आप देखो तो पीछे से चेक करना है कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, 8, मतलब ये हमारा 2 है। आपको आगे से नहीं चेक करना, अगर आगे से चेक करोगे तो आंसर 8 आएगा, आप 8 इंटू लिस्ट काउंट कर दोगे, गलत है, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है, उसको पीछे से देखा जाता है। मतलब जो भी आ रहा है उसको 10 में से माइनस करो, 10 में से 8 को माइनस करो, क्या आया 2, तो 2 टाइम्स लिस्ट काउंट जितनी एरर है तेरी नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर जो है वो हमारी कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कोइंसाइड हो रहा है, 8 नंबर। अगर 8 नंबर कोइंसाइड हो रहा है, इफ 8th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग, इसका मतलब क्या, मीन्स 10 minus 8 equals to 2 into least count is your negative zero error, ठीक है। तो तेरी नेगेटिव जीरो एरर ये कितनी हो गई, 0.2 mm, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जीरो एरर। अब हम आएंगे सीधा मेजरमेंट पे आते, चलिए अब मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट में एक ट्रिक मस्त बताता हूँ। मान लो अभी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो एक रूल बना लो, हमेशा मेजरमेंट mm में करो, ज़रूरत पड़े लास्ट में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, वो प्रॉपर रहता है, ठीक है। अगर तेरे को ऐसा दिया हुआ है कि ये सेंटीमीटर में भले दिया हुआ, तो इसको देख 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये तो 10 mm हो गया, 11, 12, 13, 14, 14, 15 और 14 और 15 के बीच में, तो मेजरमेंट यहाँ तक का तो है, ये नहीं है, तो हमें किसको लेना है, ये तेरा जीरो कौन से दो के बीच में है वो देख, और उससे पहले वाला तुझे कंसीडर करना है, क्योंकि तेरा मेजरमेंट यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो 14 तक तो पहुँच गया, तो उसको कंसीडर करो, ठीक है। तो इसको कंसीडर करेंगे, फिर आपको देखना है कि अब ये वाले के अंदर कौन सा ऐसा है जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो 7 नंबर कोइंसाइड कर रहा है। अब ट्रिक देख लो, यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ जिससे कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है।
हम क्या करते हैं ऑलवेज, अभी मेरा लीस्ट काउंट क्या था, अरे जीरो एरर क्या था बताओ, नेगेटिव रखा हुआ है हमने इसमें, ऊपर वाला जीरो एरर इसी का है, ठीक है। चल अब तुझे पहले देखना क्या है कि तेरा ये जीरो है वो कौन से दो के बीच में है ना, तो किसके बीच में, तो तेरा मेन स्केल रीडिंग क्या आ गया, एमएसआर बोल दो इसको, मेन स्केल रीडिंग कितना है तेरा 14 mm, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 7, हम इसको लिखेंगे 7 इंटू लीस्ट काउंट। और तेरा जीरो एरर कितना है, जीरो एरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू लीस्ट काउंट। ये कह रहा था ट्रिक, लीस्ट काउंट की वैल्यू मत रखो, लास्ट में रखो, समझ में आया। तो उसमें क्या कैलकुलेशन से बच जाओगे, देखो कैसे बच जाओगे समझाता हूँ। सी अगर आपने यहीं पे लिस्ट काउंट की वैल्यू रख दी, ठीक है, तो अच्छी सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। कभी कभी स्क्रू गेज के अंदर 2 डिजिट में वैल्यू आएगी, क्योंकि उसका 38th कोइंसाइड होगा, 49th कोइंसाइड होगा, और कभी कभी उसका 0.05 आता है, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखो, पहले एमएसआर वीएसआर जीरो एरर लीस्ट काउंट के फॉर्म में ही रखो, वैल्यू मत रखो। अब लास्ट में क्या करना है, तेरी एक्चुअल रीडिंग क्या होगी बता, एमएसआर प्लस वीएसआर प्लस और माइनस जो भी है तेरी जीरो एरर। तो यहाँ पे नेगेटिव तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। चल एमएसआर क्या है मेरा 14 mm प्लस वीएसआर क्या है 7 इंटू एल सी, इसका माइनस है तो हम क्या करेंगे प्लस 2 इंटू एल सी। अब यहाँ से क्या एल सी कॉमन निकल रहा है, कभी कभी क्या आपको अगर ये विचित्र वैल्यू आएगी तो इसको भी साला मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, यहाँ पे गड़बड़ का चांस है, हमें तो स्टेप जितने बने उतने मिनिमम करने हैं, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा, 7 + 2 इज सीधा 9 एल सी, तो 14 + 9 एल सी, तो 14 + 9 इंटू 0.1, तो आंसर क्या आएगा तेरा 14.9 mm या तो 1.49 सेंटीमीटर। वर्नियर डन है, ठीक है। तो ये एलसी वाली ट्रिक याद रखना, ठीक है, एलसी को लास्ट में पुट करो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज स्क्रू गेज, ठीक है। चलिए स्क्रू गेज देख लेते हैं। स्क्रू गेज में भी सबसे पहले क्या करेंगे हम, लीस्ट काउंट निकालेंगे। अब इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, तो याद रखना वहां पे एमएसडी था, मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पे पिच होता है। अभी पिच क्या है, पिच मतलब ये एक राउंड किसी स्क्रू को घुमाता है तो वो कितना बाहर आ रहा है उसे पिच कहते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रू होता है कोई भी स्क्रू, तो उसके अंदर ऐसे होते हैं ना आटे होते हैं आटे, तो एक आटा जो निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एक आटा लगेगा तो बाहर आएगा ना, ये दूसरे में थोड़ा और बाहर आएगा, तीसरे में थोड़ा और बाहर आएगा, तो एक में कितना बाहर आ रहा है, दैट इज योर पिच, वो तुम्हारी पिच है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 100 कर रहा हूँ, सर्कुलर स्केल को 100 कर दिया, जनरली 100 दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है, ये एकदम मस्त 0 से 0 कोइंसाइड हो रहा है, देख लो, मतलब नो जीरो एरर, अब यहाँ पर कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। तो ये तेरा परफेक्ट है। पर अब सबसे पहले हम तो लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो लेट्स सी लिस्ट काउंट कितनी है, कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसका लिस्ट काउंट हमारा होगा, इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला अपना है, तो देख लो ये तुम्हारा स्क्रू गेज है, टॉपिक डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सीएसडी कितना है वो, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब पिच कितना है, तो दो टाइप के पिच देते हैं, एक 1 mm देंगे, एक 0.5 देंगे। अब पिच देने का उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या बोल रहे हैं, 5 बार घुमाया तो 5 mm बाहर आया, तो 1 mm है। एक बार घुमाने पे कितना बाहर आएगा, 1 mm। अगर बोला 5 रोटेशन में 2.5 mm बाहर आया, तो भाई एक रोटेशन में कितना आया, वही तेरी क्या है, पिच। तो दैट इज नथिंग बट 2.5 by 5, दैट इज नथिंग बट 0.5 mm, ठीक है। तो ये तेरी पिच हो गई। पिच को निकालने का दो तरीका है, या तो सीधा दे देंगे, ठीक है, या तो घुमा के देंगे।
घुमा के देने में क्या बोलेंगे कि भाई इतना घुमाने में इतना बाहर आया, तो एक बार घुमाने में कितना बाहर आया, वो तेरी पिच हो गई। ठीक है, तो ये डन हो गया तेरा पिच। ठीक है, अब पिच काम की चीज़ है क्योंकि वो तेरा मेन स्केल डिवीजन का काम करेगी। जो तेरा वर्नियर में मेन स्केल डिवीजन था ना, वो तेरी यहाँ पे पिच है। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है, हाँ, जीरो एरर। तो ये हो गई तेरी नो जीरो एरर। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं अपने। दिस इज योर नो जीरो एरर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ये अपना क्या हो गया, नो जीरो एरर। क्यों नो जीरो एरर, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि भाई जीरो से जीरो क्या हो रहा है, कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग जीरोस है, तो कोई जीरो एरर नहीं। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं नेक्स्ट वाली जो है पॉजिटिव जीरो एरर। मान ले मैंने जीरो पॉजिटिव एरर कर दी 15। तो आप देखो, इसको टक करोगे, इसको टक करोगे तो जीरो झांकेगा थोड़ा बाहर। पहले अंदर था पूरा, आधा ही जीरो दिख रहा था। अब थोड़ा बहुत ये लाइन विजिबल है, आप देख सकते हो, लाइन थोड़ी विजिबल देख रहे हो, ये लाइन थोड़ी दिख रही है। वो एक्चुअली दिखनी चाहिए नहीं, ढकी हुई होनी चाहिए, तो परफेक्ट जीरो पे है। अगर ये दिख रही है, ठीक है, टक टक करने पर भी वो विजिबल है, पूरा टाइट कर दिया फिर भी विजिबल है, तो हमको समझ जाना इसमें एरर है। और कोई टेंशन नहीं, अगर खुला हुआ है तो पॉजिटिव एरर होती है, बहुत बंद होता है तो नेगेटिव होती है। ठीक है, मान ले खुला हुआ है, खुला हुआ तो खुलने पर ये जीरो नीचे जाता है। अब इसमें क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द मेन लाइन। मेन लाइन के नीचे है, ये मेन लाइन है तुम्हारी, उसके नीचे है, तो ये तेरी कैसी एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द मेन लाइन। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द मेन लाइन, सो इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, खुला हुआ है, याद रखना पॉजिटिव मतलब खुला हुआ होगा। तो ये जो मेरी एरर है वो कौन सी एरर है बताओ, दिस इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। अब आप देख सकते हो कि जीरो इज शिफ्टेड डाउन, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे, दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर सिंस जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द मेन लाइन या मेन लाइन, वॉट एवर यू से। ठीक है, तो ये नीचे है, लेकिन कितना है, एरर भी तो मेजर करनी है, पॉजिटिव में लेकिन कितना, सो प्लस ये कौन सा नंबर है जो कोइंसाइड हो रहा है, 15, तो प्लस 15 इंटू लीस्ट काउंट, प्लस 15 इंटू लीस्ट काउंट। इसको मेन रीडिंग के साथ मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस, क्योंकि मेरी एरर कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, डन। चला आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट कौन सी एरर बची, नेगेटिव। मान ले मेरी नेगेटिव एरर मैंने रखी है 10, तो आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो नेगेटिव में उल्टा होता है। अब देखो वो जीरो और अंदर चला गया है ना, और ये टक होने पे पूरा आगे जा रहा है, और ठीक है, और तेरा जीरो जो है वो ऊपर गया, देखो मतलब और टाइट हो गया अंदर। ठीक है, तो उसको पहले ढीला करना पड़ेगा, प्लस अगर नेगेटिव एरर है तो पहले ऐड करो, उसके बाद मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, तो यहां पे कोने में रख देते हैं। ठीक है, ये मेरी कौन सी एरर है, दिस इज माय नेगेटिव जीरो एरर। अगर ये मेरी नेगेटिव जीरो एरर है, इसका मतलब ये कि मेरा जो जीरो है वो कहां है, ऊपर शिफ्टेड है। ठीक है, और यहां पे हम ये कहेंगे जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द मीन लाइन, अबव द मीन लाइन। दिस इज योर मीन लाइन। ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी ये मीन लाइन है, दिस इज योर मीन लाइन। ठीक है, अभी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कितना एरर है भाई बताओ, तो याद रखना 100 में से 90 माइनस करना है, 90 मत करके आना, पीछे से देखा जाता है वो। ठीक है, अब इसके टोटल डिवीजन कितने थे, 100, अब दिखा कितना रहा है तुझे, 90, क्योंकि वो पीछे से कोइंसाइड करता है, उल्टा आ रहा है ना,
पहले क्या हो रहा था, से ढीला हो रहा था तो 0 1 2 3 ऐसे हो रहा था। अभी ऐसे है तो 100 99 98 ऐसा होता है। ठीक है, तो पीछे से कोइंसाइड होता है। तो याद रखना, कभी भी नेगेटिव जीरो एरर हो तो जो है वो नहीं ले लेना है, वो लिया तो गए, ठीक है, गलत हो जाएगा तुम्हारा। तो आपको पीछे से मेजरमेंट करना है। तो तेरा जो ये रीडिंग है, रीडिंग कितना है 90, बट लेना कितना है 100 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 10 इंटू लीस्ट काउंट, एंड दिस 90 इज नथिंग बट जो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहां पर जो शो रहा है वही लेना है, जो 15 जो दिख रहा है वही लेंगे हम। ठीक है, यहां पर 100 में से माइनस करना है जो दिख रहा है, बस यही मेन चीज है जीरो एरर की, नेगेटिव में बचना, पॉजिटिव में तो कोई इश्यू है ही नहीं। ठीक है, चला जा। अब लीस्ट काउंट तेरा हो गया, हमने जीरो एरर सारी देख ली, अब करेंगे हम मेजरमेंट। डोंट वरी, इसकी पीडीएफ में रख दूंगा, है ना, तो आपके पास सारा डेटा भी आ जाएगा, रिवाइज कर लेना फटाफट, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम करेंगे रीडिंग लेंगे। चलो रीडिंग लेते हैं। लिस्ट काउंट कितना है, मेन स्केल डिवीजन कितना है, एमएसडी कितना है 0.5, सीएसडी कितना है 100। मैं एक काम करता हूं, इसको कर दूंगा मैं 1 mm। किसको 1 mm कर दिया मैंने, ये मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेरा पिच, पिच कितना हो गया 1 mm। ठीक है, मेरा जीरो एरर मैंने कैसा लिया हुआ है, नेगेटिव, कितना 10 माइनस 10 इंटू एल सी, दैट इज माई जीरो एरर। मेरा जीरो एरर कितना है -10 इंटू एल सी। और मेरा जो अंदर का पिच है वो कितना है 1 mm। मैंने इसको सेट किया यहाँ पे, कितना 1 mm। एमएसडी मतलब पिच, मेन स्केल का, ये मेन स्केल रीडिंग है, ये सारी मेन स्केल है, और ये तेरा सर्कुलर स्केल है। तो पहले तो ये भी देखना है ना, अगर तुम ऐसे इसको खोलोगे तो ऐसे ये बाहर आएगा ऐसे, है ना, तो ये कितना लंबा है वो पता चलेगा, फिर लास्ट में जो एडजस्टमेंट है वो सर्कुलर देगा। पहले मेन स्केल रीडिंग तो अपने को लेना ही है। यस, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस और माइनस जीरो एरर, ये तेरी मेन रीडिंग होती है। चल मान ले हम इसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, जीरो एरर यहाँ पे। अब देख, बच्चे कभी कभी क्या गड़बड़ कर देते हैं, मेजरमेंट में भी पीछे से लेते हैं। मेजरमेंट में पीछे से कंसीडर नहीं करना, खाली जीरो एरर में ही पीछे से कंसीडर करना। ठीक है, मेजरमेंट में जो आ रहा है वही लेना है। यहाँ पे कौन सा आ रहा है 60 55 56 57 58 59 60, तो आपको ये कौन सा है 59, तो 59 ही लेना है। कभी कभी क्या करते बच्चे पता है, गड़बड़ कर देते, एरर में पीछे से लिया था ना, तो इसको भी 100 माइनस 59 कर देते। मेजरमेंट तो वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं, खाली जीरो एरर के लिए ही बैकवर्ड मेजरमेंट लिया जाता है, याद रखना ये। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने वो होशियारी करी 100 माइनस 59 तो गए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसका मेजरमेंट करते हैं, कितना आएगा लेट्स सी। चलो तो मेजरमेंट अपना क्या होता है कि भाई मेजरमेंट इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस और माइनस जीरो एरर। अपनी यहाँ पे जीरो एरर कितनी थी लिख लेते हैं, पहले एम एस डी इज इक्वल्स टू पिच इज इक्वल्स टू 1 mm लिख देते हैं। ठीक है, और जीरो एरर कितना दिया है वो भी लिख लेते हैं, जीरो एरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कितना था 10 टाइम्स लीस्ट काउंट, 10 टाइम्स लीस्ट काउंट। ठीक है, अब चलो अब मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। मेन स्केल रीडिंग मेरा कितना है, ये मेरा 1 mm हो गया, ये मेरा 2 mm हो गया, मेरा 3 mm, बाकी का मुझे दिख ही नहीं रहा, जो दिख रहा है वो मैं कंसिडर करूंगा। तो मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया 3 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 59 इंटू एल सी, कितना है 59 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अब प्लस के माइनस, क्योंकि ये माइनस था तो हम क्या करेंगे प्लस, प्लस 10 इंटू लीस्ट काउंट। देखो अब यहाँ मजा है, अब लीस्ट काउंट क्या कॉमन निकलेगा, है ना, तो लिस्ट काउंट हमेशा एंड में रखो तो आपका काम इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पर 3 mm प्लस 59 प्लस 10 इंटू एल सी, दैट इज 69 एल सी प्लस 3 mm। और मेरा लिस्ट काउंट कितना था, अब कितना था, तो हमारा मेन पिच कितना था, पिच 1 mm, और अपना वो कितना है सर्कुलर स्केल के ये 100, तो ये कितना आएगा 0.01 mm। ठीक है, तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, 0.01 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर 0.5 है,
0.5/100 तो बच्चे जीरो में भी मिस्टेक करते हैं। मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करता हूँ, समथिंग इंटू 10 पावर समथिंग कर दो। अगर यहाँ पर 0.5/100 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -3, उसमें वो कर लो, 3 पॉइंट का डिफरेंस आएगा ना, गड़बड़ कर लेते हो, 2 ही लेते हैं, ठीक है, हो जाती है गड़बड़ जल्दी जल्दी। तो एक आदत रखो, इस पॉइंट इस टाइप में लाने की आदत रखो, या डिवाइड के फॉर्म में रखने की हैबिट रखो, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं 0.01 है तो ये कितना हो जाएगा 0.69, तो ये हो जाएगा तेरा 3.69 mm और 0.369 सेंटीमीटर। क्लियर है? वर्नियर स्क्रू गेज डन, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, सिंपल पेंडुलम एंड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। ठीक है, चलो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले देख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। अब देखो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है, तो सबसे पहले हमें एक कॉर्क चाहिए होगा जिसके अंदर ऐसे स्लिट किया हुआ होता है। कॉर्क पता है ना, कॉर्क बूच आता है जो ढक्कन मार देता है, ऐसे सॉफ्ट आता है, उस पर ऐसे कट किया हुआ होता है। वो कट के अंदर हम डोरी फंसा देते हैं, फिर इसको ऐसे बंद कर देते हैं, तो डोरी निकलेगी नहीं, ठीक है। तो वो किसके, और स्टैंड चाहिए होता है, एक स्टैंड जो इसको पकड़ के रखे, ठीक है। तो कॉर्क कुछ ऐसा आता है, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे स्लिट होती है और ऊपर एक ऐसे होल होता है, मतलब ये स्लिट के अंदर से आप ऐसे डोरी फंसा सकते हो, मतलब ऐसे डोरी को ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक कॉर्क चाहिए होगा। सेकेंड चीज तुम्हें क्या चाहिए होगा, स्टैंड, स्टैंड चाहिए होगा जिसको इसमें आप रखोगे। उसके बाद तुम्हें एक बॉब चाहिए होगा पेंडुलम का। उसके बाद तुम्हें एक हुक चाहिए होगा। उसके बाद तुम्हें एक कॉटन थ्रेड चाहिए होगा, मतलब वायर का जो काम करेगा। एक टिकर टाइमर चाहिए होगा, ठीक है, मतलब वो टाइम मेजर करेंगे हम। यहाँ में हम स्टॉप वॉच नहीं यूज़ करते क्योंकि हमें वो हर एक सेकेंड वाली जो मिली सेकेंड वाली जो चीज़ होती है ना, जितना एक्यूरेट टाइम मिल सके, तो डिजिटल टिकर टाइमर आता है, वो आपको चाहिए होगा, ठीक है, वो एक ले लो। फिर इतनी सारी चीज़ों का अरेंज कैसे करना है और करेंगे क्या, और स्केल भी चाहिए होगी, एक मीटर स्केल, मीटर स्केल भी चाहिए होगी। हम क्या करने वाले हैं, हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम पेंडुलम को ऐसे करके छोड़ेंगे तो टाइम के साथ क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है वो डैम्ड ऑसिलेशन का है, जो आपके कोर्स से आई थिंक निकल चुका है ना, तो कॉन्सेप्ट इसका है। लेकिन ठीक है, हम फाइंड कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, इक्वेशंस भी सिंपल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी डिसिपेट जो हुई वो किस तरह से हम निकालेंगे, इसके फॉर्म, मतलब ग्राफ क्या आएगा, तो एनर्जी डिसिपेशन का पता चलता है कि किस फॉर्म में हो रही है, ग्राफ किस टाइप का प्लॉट हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट है कैसे, पहले वो देखो। मान लो हमने इसको स्टैंड से जोड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सारी चीज को हमने टेबल पे रखा हुआ है पूरा, ऐसे समझो, ठीक है, मैं समझ सकते हैं, ये सबको हमने ऐसे टेबल पे रखा हुआ, ठीक है, ऐसे टेबल पे। ये थोड़ा ऐसे लटकता होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर एक स्केल रखेंगे और स्केल का 0 यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हम इसको जब ऐसे पीछे करेंगे, यहाँ पे जब छोड़ेंगे, तो मान ले यहाँ से 25 सेंटीमीटर पे था वो, तो उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है 25 सेंटीमीटर,
सबसे पहला वाला एम्पलीट्यूड जब मैं छोड़ा तो कहाँ पे है वो 25 सेंटीमीटर पे। तो दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हम इसको ए नॉट कह देंगे, जो मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ूंगा, फिर मैं धीरे धीरे छोड़ के टाइमर मेजर करूँगा और मैं देखूंगा कि कब उसका एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है। जैसे 25 से 24 कितने टाइम में हुआ, पहले तो होने दूंगा मैं, जैसे मेरे को लग रहा है 24 हुआ मैं टिक कर दूंगा, तो मेरा टाइम मेजर हो गया। फिर वापस उसको मैं चालू रहने दूंगा। ठीक है, तो ये नोट कर रहा है सारा। अब नेक्स्ट चल रहा है 23 कब हुआ, 20 कब हुआ, 15 कब हुआ, 10 कब हुआ, समझ में आया? तो मैं सारे क्या लूंगा यहाँ पे, रीडिंग लूंगा। अब मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या चीजें रहेगी बता, एम्पलीट्यूड रहेगा और टाइम रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा और टाइम रहेगा। ठीक है, तो मेरा एम्पलीट्यूड मान ले पहले क्या था 25, जब मेरा टाइम क्या था 0, तो t इक्वल्स टू 0 पे मेरी वैल्यू कैसी थी, मैक्सिमम। उसके बाद मान ले ये 23 हुआ, 23 हो गया, है ना। फिर मान ले ये धीरे धीरे 20 हुआ, फिर ये 15 हुआ, फिर ये 12 हुआ, फिर ये कहीं पे 9 हुआ, और अल्टीमेटली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद वो 0 होता है। ठीक है, इट टेक्स टाइम, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है। तो आप शाम तक बैठे रहोगे तो भी थोड़ा थोड़ा तो हिलेगा ही। ठीक है, मतलब हम जो है ना वो ग्राफ लेके जाते तो कभी ऐसे टच नहीं करते, ऐसे जाने ही देते इनफाइनाइट तक, तो थोड़ा थोड़ा भी तो हिलना ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो 0 तो होगा, वो फिक्स है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद लेकिन होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये कुछ टाइम देखो मिलेगा 0, इसको हम t0 कह देते हैं। t1 की वैल्यू कुछ मिलेगी, t2 की कुछ मिलेगी, t3 की कुछ मिलेगी, t4, t5 अप टू t इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कुछ फाइनाइट वैल्यू तक इसका मेजरमेंट लूंगा। फाइन, अब हमने क्या किया, जब हम ये सारी चीजें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा था कि अगर मैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वर्सेस टाइम का ग्राफ मेजर कर रहा हूं, किसका, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वर्सेस टाइम का ग्राफ मेजर कर रहा हूं, तो मेरा ये ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ऐसा। और जब आपकी थ्योरी थी, है ना, ऐसे आ रहा है। ठीक है, और जो आपकी थ्योरी थी उसमें डैम्ड ऑसिलेशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है वो एकदम मैक्सिमम से ऐसे एक्सपोनेंशियली धीरे 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 ऐसे जा रहा था, और वो ग्राफ ऐसा था, कुछ याद हो तो। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसा देते थे, a एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू a नॉट e रेस टू माइनस बी टी बाई 2m। एम्पलीट्यूड का 2m था, और जब एनर्जी करेंगे तो हम स्क्वायर करते थे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 k a स्क्वायर, टोटल एनर्जी ऐसे ही देते हैं। तो ये हो जाएगा तेरा 1/2 k, a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे विच इज a नॉट e रेस टू माइनस बी टी बाई 2m का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट हाफ k a नॉट स्क्वायर इंटू e रेस टू माइनस बी टी बाई m। ठीक है, सो ये मेरा क्या होगा, एनर्जी एट एनी टाइम t। ठीक है, अब मान ले मेरी पहले वाली एनर्जी क्या थी, ई नॉट, कितनी थी वो, इनिशियल एनर्जी क्या थी, बोलो चलो, इनिशियल एनर्जी इज ई नॉट, जो कितनी थी 1/2 k a नॉट स्क्वायर, मान ले 100 जूल है। ठीक है, अब मेरी किसी भी टाइम पे मैं एनर्जी निकालू, तो मान ले ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे कुछ एनर्जी आई 90 जूल, तो ये तो मेरे पास है, ये मेरे पास थी, तो गई कितनी, डेल्टा ई कितना होगा, 100 माइनस 90, कितना आया वो 10 जूल। तो ये मेरी क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड। लेकिन हमें ये सब का कोई मतलब ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक चीज का है, ग्राफ का नेचर कैसा है, ग्राफ का नेचर क्या है। तो वो हम एक्सपेरिमेंटली देख के बता चुके हैं कि वो ग्राफ कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो वो ग्राफ तेरा एक्सपोनेंशियली डाउन जाता है। ठीक है बेटा, डन है। ठीक है, तो एनी इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड वो टाइम के साथ, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वो टाइम के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, एक्सपोनेंशियली रिलेट कर रहा है।
अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर भी लिखूँ तो क्या ये मेरा इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम टी वाला एम्पलीट्यूड है कि नहीं? तो क्या ये मेरा एट एनी टाइम टी वाला एम्पलीट्यूड है कि नहीं? टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 1/2 के ए एट एनी टाइम टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 के ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m का स्क्वायर, टू टू गेले तो माइनस बी, तो ई रेस टू माइनस टी पे डिपेंड करता है। अगर ए प्लस टी हो जाएगा तो क्या होगा? ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, माइनस है इसीलिए ग्राफ नीचे आ रहा है। समझ में आ रही है? ठीक है। आपको क्या पूछ सकते हैं? आपको पूछेंगे ग्राफ का नेचर क्या है, कैसा होगा, ठीक है। समझ में आया? और ये ग्राफ है तो किसका ग्राफ है, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का ग्राफ टी के साथ ऐसा आ रहा है तो एनर्जी का कैसा आएगा? समझ में आया कि नहीं? तो आपको अगर एक्सपेरिमेंटल के क्वेश्चन आएंगे तो ग्राफ बेस आएंगे ज्यादातर, और अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है तो उसका स्लोप पूछा जाता है, ज्यादातर स्लोप पूछते हैं वो लोग, स्लोप क्या होगा, ठीक है। डन, फाइन, चलो। अच्छा, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। रेट कैसा है उसका? कम हो रहा है। तो इस सबको एनालाइज करके आंसर्स देना है आपको, क्योंकि थ्योरी तो निकल गई है। बाकी थ्योरी के क्वेश्चन आते थे, इतने टाइम पे क्या होगा बताओ, इतने टाइम पे एनर्जी क्या होगी बताओ, इवन जेई में आते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि वो आइसोलेट हो गया है, अब्सोल्यूट हो गया है, तो आपको खाली ग्राफ, किसका ग्राफ, क्या रिलेशन, एम्पलीट्यूड एनर्जी का सेम रिलेशन, ग्राफ सेम ही आएगा। एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो भी सेम ही आएगा, एनर्जी एट एनी टाइम टी, ठीक है। डन, चलो। और अगर इसमें हमको ये पूछा कि लॉस ऑफ एनर्जी, तो इसका इक्वेशन क्या था बताओ? व्हाट इज डेल्टा ई? हाफ के ए नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई रेस टू माइनस बी टी बाई एम। क्या कॉमन निकलेगा? कहना इसे ई नॉट कॉमन निकलेगा। ये क्या आ गया? तो ये क्या हो गया? डेल्टा ई। कहीं देखा हुआ लग रहा है ऐसा ग्राफ? आरसी टाइम कांस्टेंट्स पढ़े? आरसी टाइम कांस्टेंट पढ़े? पढ़े? आरसी सर्किट्स, यस, आरसी सर्किट्स में दो टाइप के ग्राफ थे, एक इंक्रीजिंग चीजों के, एक डिक्रीजिंग चीजों के। जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है कभी भी, तो उसका जो वोल्टेज है, उसको अगर आप वोल्टेज दोगे, कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट जो है वो धीरे धीरे कम होके जीरो होता है, और वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है। तो एक ग्राफ हमेशा तुम्हारा ऐसा होता है, ऐसा, और एक ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। ये जो चीज बढ़ के सैचुरेट हो रही है वो वोल्टेज था, ये जो कम होके जीरो हो रही है वो करंट था। तो वोल्टेज का जो इक्वेशन आता है उसमें v इक्वल्स टू वी नॉट, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बड़ा इक्वेशन 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। और अगर करंट जो है वो कम हो रहा है तो आई नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। याद रखना, अगर छोटा इक्वेशन है तो कम हो रहा होगा, बड़ा इक्वेशन है तो बढ़ रहा होगा। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो बड़ा इक्वेशन है तो ये चीज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो इट्स इंक्रीजिंग। अगर पूछ लिया कि डिसिपेटेड एनर्जी, समझ में आया, तो इट्स इंक्रीजिंग। अगर पूछ लिया इंस्टेंटेनियस एनर्जी तो इट्स डिक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं? तो ये ग्राफ अगर पूछ लिया अल्टीमेटली उसने, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा बताओ? डिसिपेटेड एनर्जी का ग्राफ। याद रखना, बड़ा बढ़ेगा, छोटा कम होगा, क्योंकि सिंपल चीज है, ये चीज जो है वो कम हो रही है ना। ये चीज आप देखो, ये चीज क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर कोई ऐसी चीज है जो मैक्सिमम से कम, पहले मान लो इसकी वैल्यू 1 थी, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। लेकिन अगर ये कम हो रहा है, 0.9 हो रहा है, तो 1 माइनस 0.9 0.1, और कम हुआ 1 माइनस 0.8 0.2, 1 माइनस 0.7 0.3। तो ये अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में? दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। तो ये जो है हमारा पूरा थर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, चलो। दैट इज experiment number 4, meter scale and the mass of given object using principle of moment. Determination of
अननोन मास, मेरे को एक अननोन मास चाहिए, निकालना है किसी चीज़ का, अननोन मास निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एपैरेटस रिक्वायर्ड, तो एक स्केल चाहिए, एक नोन मास चाहिए जो मास तुझे पता है, और दूसरा चाहिए अननोन मास, ठीक है, और स्ट्रिंग चाहिए सस्पेंड करने के लिए, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, स्केल लेंगे, ओके, और इसको एक सपोर्ट पे रखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट भी चाहिए, सपोर्ट ले लेना, ठीक है, और ट्राई करना कि एग्जैक्टली सेंटर टू सेंटर यहाँ पे मैच हो, ठीक है। अगर वो सेंटर टू सेंटर परफेक्टली मैच हो रहा है, अगर वो सेंटर टू सेंटर परफेक्टली मैच हो रहा है, तो हमें एक चीज यहाँ पे पता चलती है कि इसका जो भी खुद का मास है mg, और यहाँ पर जो भी नॉर्मल रिएक्शन है वो एक लाइन में होंगे, और तुम्हारी स्केल जो है वो बैलेंस कंडीशन में रहेगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक मास जो है वो तेरा नोन है, तो नोन मास को अगर हम यहाँ पे लटकाते, मान लो यहाँ पे सब रीडिंग्स है सारे, ठीक है, यहाँ पे सब रीडिंग्स है, इस पे ग्रूव्स होते हैं जहाँ पे एक तार अटक जाएगा, ऐसा खांचा होता है उसमें अटक जाता है तार, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज को यहाँ पे पहले एक नोन मास को लटकाएंगे, मान लो एक ऐसा मास जो तुझे पता है कितना है, मान ले एक ब्लॉक है जो मुझे पता है कितना है, और दूसरा मेरा अननोन मास जो मुझे नहीं पता कितना है, मैं इसको मान ले यहाँ पे कहीं लटका रहा हूँ, स्मॉल एम कह देते हैं इसको, हम कैपिटल एम कह देते हैं। ये कैसा मास है, इट्स अननोन मास, और ये कैसा मास है, इट्स योर नोन मास, ठीक है। अब ये नोन और अननोन मास दोनों हमने यहाँ पे लगा दिया, अब हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करते जाना है, ऐसी जगह पे एडजस्ट करना है जहाँ पे वो टिक जाए, जहाँ पे टिक गया वहाँ रुक जाओ, ठीक है। इसको रेफरेंस पॉइंट बना लो, ये लेंथ मेजर कर लो, मान ली L2 है और ये क्या है L1, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, इसका कुछ भी होगा क्या mg, और इसका होगा स्मॉल mg, ठीक है। अब होगा क्या, इसका कुछ टॉर्क आएगा इस साइड और इसका कुछ टॉर्क आएगा इस साइड, अगर ये दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाते हैं तभी तो बैलेंस रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बैलेंस होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हम टाउ क्लॉक इज इक्वल्स टू टाउ एंटी क्लॉक, ठीक है। अब टाउ क्लॉक कितना है mg, इसको एंटी क्लॉक, ऐसे चलो पहले क्लॉक लेते हैं, ठीक है, पहले क्लॉकवाइज लेते हैं, स्मॉल mg इनटू उसका डिस्टेंस कितना है L2 इक्वल्स टू कैपिटल mg, इसका डिस्टेंस L1, तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 इंटू कैपिटल M। क्या ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक बार आ भी चुका है, नीट में आ चुका है ना, बट उसमें एज अ सिंपल क्वेश्चन पूछा था जिसमें हमें इसका भी मास कंसीडर, इसका भी टॉर्क लेना था, कोई एक अलग जगह पे इसको रखा हुआ था, अगर ये कोई अलग जगह पे होगा तो उसका टॉर्क भी कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम सेंटर पे ही फिक्स करके चलेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करें हमारे हाथ में, तो हम इसको तो बैलेंस ही करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको पॉइंट फाइंड करना होता है, जो इजी है, एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा है, नेक्स्ट सर्ल्स एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस, चलो देख लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ गिवन वायर बाय सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब देखो इसमें क्या हम करने वाले हैं, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हम सबको पता ही है जनरली क्या रहता है, तो अगर कोई एक यहाँ पे सपोर्ट है, उसमें हमने कोई वायर ऐसे लटका हुआ है, मान लो इसमें कुछ मास m लटकाया हुआ है, ठीक है, तो मास m लटकाने से पहले हम इसका इनिशियल लेंथ ले लेंगे,
ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मास लटकाएंगे तो क्या ये एम आ जाएगा, तो कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा खींच जाएगा और थोड़ा ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना। अब ये जब नीचे आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इतना एक्स्ट्रा लेंथ खींच गई और ये मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, सिग्मा इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन। फोर्स क्या है तेरा, एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, किसका, इसका थिकनेस ऑफ वायर आपको निकालना है स्क्रू गेज से, यंग मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल। तो आप खुद सोच लो यंग मॉडुलस क्या होगा, एम जी एल बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये है आपका मेन एक्सपेरिमेंट, उसमें हम इसको निकालने वाले हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे वो पूरा एक्सपेरिमेंट, डेल्टा एल की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका एक एपेरेटस आता है, वो एपेरेटस को हम सल्स एपेरेटस कहते हैं। सल्स एपेरेटस में दो तार होते हैं, यहाँ से ऐसे लटके हुए होते हैं, एक स्टील का तार है दूसरा स्टील का तार है। ठीक है, अब इनकी लेंथ इनिशियली सेम होती है और ये लेवल में है कि नहीं उसके लिए एक ऐसा बबल आता है यहाँ पे, वो बबल सेंटर पे होना चाहिए, वाटर बबल आता है, पानी का बबल। वो थोड़ा भी ऐसे होगा तो बबल उधर चला जाएगा, अगर ऐसे हुआ तो इधर चला आएगा, अगर सेंटर पे है तो बबल सेंटर पे रहेगा। ठीक है, तो वो बबल को देखा जाता है। चलो, तो उसको पहले कैसे रखा जाता है, परफेक्ट सेंटर पे रखा जाता है। फिर यहां पर एक स्क्रू होता है, ठीक है, उस स्क्रू को आप टाइट कर सकते हो और उसका पूरा प्रिंसिपल हमारे स्क्रू गेज जैसा है कि वो स्क्रू अगर टाइट होगा ना तो उसके भी रीडिंग होंगे। समझो, मेन स्केल होगा और सर्कुलर स्केल होगा। ठीक है, तो आपको इनिशियली पहले क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इस स्क्रू को, इस ये जो पॉइंट है तुम्हारा, उस पॉइंट को एक लाइन के पास रखते हैं, थोड़ा झुका हुआ रखते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, पहले इनिशियली यहाँ पे रखेंगे पॉइंट को। ठीक है, थोड़ा उस लाइन के पास रखा जाता है। फिर क्या करेंगे, और हाँ दूसरी एक चीज़, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वेट लगाया जाता है। ठीक है, ये पूरा मेजरमेंट साइड है पूरा, यहाँ पे स्क्रू पे भी ऐसे मेजरमेंट होते हैं पूरे। ठीक है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वेट लगाया जाता है जो इसको टाइट रखेगा। और यहाँ पे जो है, इस साइड जो है, इस साइड ऐसा एक फ्रेम आता है पूरा, ऐसा पूरा फ्रेम आता है इसका। ठीक है, ऐसा फ्रेम आता है पूरा। अब इस फ्रेम के ऊपर इस साइड जो है वो हम जो मास लगाने वाले हैं, ऐसे एक एक करके हम रखेंगे सारे मास, तो मास यहाँ पे लगाया जाता है। ये मास हमारा इंपॉर्टेंट मास है जो इसको खींचने वाला है। तो ये सपोर्ट वायर है, इसको हम रेफरेंस वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, इट्स अ रेफरेंस वायर। और ये हमारा मेजरिंग वायर है, इसका हम सारा मेजरमेंट करते हैं। तो इसी का हम लोग इनिशियल क्या ले लेंगे, L0, ये लटकाने से पहले। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ये डॉट है, अब जैसे तुमने सारे मास लटका दिए तो होगा क्या, ये पॉइंट जो है वो खिसकता हुआ कहाँ जाएगा, सेंटर पे। ठीक है, जैसे ये ऐसे जाएगा तो ये सेंटर पे आएगा ऐसे। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव होता है, समझो थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होगा तो बबल मूव करना स्टार्ट करता है। तो छोटी लेंथ मेजर करनी है ना हमें, तो अब ये बबल ऐसे हो गया, सेंटर पे आ गया। अब बबल सेंटर पे आ गया, इसका मतलब मूवमेंट तो हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। अब हमने इनिशियली इसकी रीडिंग लेके रखी थी, इनिशियली ये पूरा स्क्रू गेज ही समझो, ये क्या एक तरह का स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज की इनिशियल रीडिंग हमने लेकर रखी थी, इसको हम कह देते हैं N1। कोई रीडिंग आई थी मान ले, पूरी स्क्रू गेज की रीडिंग है, मेन स्केल होता है बाकायदा, वो गोल वाला होता है पूरा। ठीक है, और स्क्रू ऐसे होता है, वो घुमाओगे तो स्क्रू धीरे धीरे से ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आएगा घुमाने से। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो अब इसकी इनिशियल रीडिंग हमने क्या करी थी, लेकर रखी थी। अब फाइनल रीडिंग में हम क्या करेंगे, वापस इस डॉट को उधर भेजना है जहां था। ठीक है, तो अब मुझे स्क्रू को कितना एडजस्ट करना पड़ता है वो मैं चेक करूंगा, समझ में। तो अब मेन स्केल में तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा एल बहुत छोटा होता है। सारी चीजें किससे होगी, सर्कुलर स्केल से ही होगी, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा है। समझो लीस्ट काउंट उसका 10⁻³ है या 5×10⁻³ है। ठीक है, तो उसको आप धीरे धीरे स्क्रू घुमाओगे, जब वो डॉट मूव करेगा और वो पहले जहां था वहां उसको ले जाओ।
और पहले जहाँ था उसको ले जाने में जो धक्का मारना पड़ा है उसको, वो मेजर किया जाता है यूजिंग सर्कुलर स्केल। मान ले तेरा सर्कुलर स्केल तुझे खाली दो दो उस तक लाइंस तक ही घुमाना पड़ा, या 10 लाइन तक घुमाना पड़ा, या 15 लाइन तक घुमाना पड़ा, तो तेरा जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा? 15 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। मान ले तेरा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 5 × 10 पावर -3 mm, ठीक है, तो वो mm में ही था। याद कर उसका सर्कुलर स्केल पे कितने रीडिंग थे? 100। और ऊपर वाला मान ले 0.5 है, कितना है? 0.5 mm है, तो ये कितना हुआ? 5 × 10⁻³ mm, नॉट मीटर, ठीक है। सो इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। अब तू अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 15 करता है तो 15 5 75 × 10 पावर -3 mm। अब ये वैल्यू देखो कितनी छोटी है, 10 पावर -3 mm के फॉर्म में। सो इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। डेल्टा एल की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तो इसीलिए उसको ना हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, ना हम वर्नियर से मेजर कर सकते हैं। वहाँ पर क्या चाहिए? स्क्रू गेज ही चाहिए। और स्क्रू गेज कुछ नहीं, एक ऐसा बड़ा सा गोल होगा, उसका यहाँ पे 0 से 0 कोइंसाइड हो रहा होगा। अब आपको देखना है, घुमा के घुमाओगे तो ऊपर लेके जाओगे। अब जैसे ऊपर लेके जाओगे तो कितना घुमाया आपने वो चेक करो। अब तू देख ले, पहले एक वैल्यू थी वो 15 पे थी, अब 30 पे आ गई, तो कितना घुमाया तूने? 15। अब 15 को मल्टीप्लाई कर किससे? लिस्ट काउंट से, तेरा काम हो गया। सो दिस इज सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, ये बहुत सेंसिटिव है, उसका यूज किया बबल का। बबल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को वापस वहाँ पे लेके गए, वहाँ लाइंस बनी हुई होती, तो बबल एक जगह पे था, फिर सेंटर पे आ गया, फिर उसके बाद आपको वेट तब तक रखने जब तक सेंटर पे नहीं आता था। जैसे सेंटर पे आ गया, फिर वेट देख लो आपने कितने रखे, तो उससे देखो क्या मिल जाएगा? m, ठीक है। ऑल सर्ल्स अपैरेटस से आपको स्क्रू गेज से क्या मिल गया? डेल्टा एल। तूने लेंथ मेजरमेंट से पहले ही इसका एल नॉट लेके रखा था, वो इधर रख दे, ठीक है। अब सारी चीज तो पुट कर, जी की वैल्यू 9.8 रख, आर रेडियस ऑफ वायर, वो भी स्क्रू गेज से पहले ही ढूंढ लिया था, कितना रेडियस है उस वायर का, स्क्रू गेज से ही मिल सकता है, अभी वर्नियर से नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्रू गेज है वही सबसे पतली चीज मेजर कर सकता है। तो तेरे को कितनी रीडिंग्स लेने इसमें देख ले, ठीक है। तो वो सारी चीजों के रीडिंग्स आपको यहाँ पे रखने हैं, एंड यू विल फाइनली गेट यंग्स मॉडुलस, ठीक है। डन, ओके। चलो, तो ये हो गई किसकी बात? यंग्स मॉडुलस डिटरमाइन करने की। ये तुम्हारा मेन एक्सपेरिमेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर मेजरिंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक्सपेरिमेंट नंबर 6। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? चलिए, क्या टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है? क्या है? बोलो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 वाला पता है? क्या फॉर्मूला है? vt इक्वल्स टू 2/9, सॉरी 2/9 r²g बाई ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। याद रखना, सिग्मा माइनस रो भी काफी लिखते हैं, तो रो वो हाई है और सिग्मा वो लो डेंसिटी। अब समझ लो, ये हाई होगी आयरन की होगी, तो ये फ्लूइड की होगी। काफी बुक में सिग्मा माइनस रो भी दिया होगा, तो सिग्मा हाई तो रो लो, ठीक है। चीज का एक चीज याद रखना, हायर डेंसिटी माइनस लोअर डेंसिटी, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब इसी चीज में अगर थर्मोकॉल रख दिया एकदम नीचे, तो थर्मोकॉल ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो उल्टी चीज हो जाती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अगर आयरन रखते हो तो पानी में नीचे जाएगा, तो आयरन की डेंसिटी माइनस पानी की डेंसिटी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब नीचे जा रहा है। अगर वो भी थर्मोकॉल कर दिया, तो वो बॉल को थर्मोकॉल लिख दिया, तो वो फ्लूइड उसको ऊपर भेजेगा, क्योंकि थर्मोकॉल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर नेगेटिव आया तो थर्मोकॉल कहाँ चलेगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये हायर डेंसिटी माइनस लोअर डेंसिटी। अब हम करने वाले क्या है वो देख लो। हम जनरली इस एक्सपेरिमेंट के लिए ग्लिसरीन लेते हैं, एक बड़ी सी ट्यूब होती है, कॉलम होता है, फ्लूइड कॉलम कहते हैं उसको, ठीक है। ये फ्लूइड कॉलम के अंदर हम बहुत सारा फ्लूइड भर देंगे, ठीक है, और उसके खुद के कुछ ऐसे मार्किंग्स है,
ठीक है, ऐसे कुछ मार्किंग है। और इसके अंदर हमने बहुत सारा क्या भर के रखा है, फ्लूइड भर के रखा है। ठीक है, यहाँ तक भर के रखा है पूरा फ्लूइड। और उसके अंदर हम एक बॉल जो है उसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ से उसको डालेंगे। और उसके भी पहले आपको यहाँ पर कुछ मार्किंग्स करके रखना है इक्वल डिस्टेंस पे। मान लो एक मार्किंग आपने यहाँ पे कहीं किया, ठीक है, एक मार्किंग आपने यहाँ पे, आप रबड़ बैंड डाल सकते हो या कुछ भी पेन से मार्क करके रखो। फिर एक यहाँ पे मार्किंग कर लो और एक यहाँ पे मार्किंग कर लो, लेकिन ये इक्वल स्पेस होना चाहिए। मान लो ये L है तो ये भी L ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी टर्मिनल वेलोसिटी मेजर करनी है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या कांस्टेंट होती है? दिस ऑलवेज अ कैसी वेलोसिटी है? दिस अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। अगर ये कांस्टेंट स्पीड है तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक टाइमर लूंगा और मैं देखूंगा जब मैं इसको फेंक रहा हूं, ठीक है, तो वो इनिशियली जब मैंने इसको फेंका तो एक्सेलरेट होगा, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से ही नीचे जाएगा, यस और नो। तो जब ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है तो एक पॉइंट वो यहाँ पे होगा, एक बार जब वो यहाँ पे होगा और एक बार जब वो यहाँ पे होगा। तो मैं 3 टाइम देखूंगा मेरे टाइमर में कि जब वो मान ले यहाँ पे है तो ये मेरा टाइम हो गया T0, ये मेरा टाइम हो गया T1 और ये मेरा टाइम हो गया T2। ठीक है, मैंने T0, T1 और T2 देखा। इसका जो टाइम डिफरेंस है वो T1 माइनस T0 होगा, कैन आई से इट्स डेल्टा T1। और इसका जो टाइम डिफरेंस है वो T2 माइनस T1 होगा, दैट इज अगेन डेल्टा T2। और इस पूरे का टाइम डिफरेंस जो है वो होगा डेल्टा T, दैट इज T2 माइनस T0। देख लो, ठीक है, क्या सबका डिस्टेंस सेम है L और इसका डिस्टेंस 2L। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 रीडिंग लूंगा। पहला, जब वो यहां पे और यहां पे तो डिस्टेंस कितना है L, तो मेरी स्पीड पहले कितनी आएगी बताओ? मेरी स्पीड v1 आएगी, v1 इक्वल्स टू L अपॉन डेल्टा T1 एंड दैट इज व्हाट, T1 माइनस T0, क्योंकि T0 तो मेरा यहाँ पे, तो एक कुछ सेकंड के बाद T0 आएगा। मान ले 3 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद या 1.5 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये टाइम मेजर करना, ये टाइम नोट करना, ये टाइम नोट करना, T1 माइनस T0। V2 मेरा कितना आएगा, L अपॉन डेल्टा T2, दैट इज L अपॉन T2 माइनस T1। और मेरा जो V3 आएगा यहाँ का, वो मेरा आएगा 2L अपॉन T2 माइनस T0। तो इनकी जो वैल्यूज आई मेरी, इसकी VT1 कह दूं मैं इसको, VT2 कह दूं इसको, VT3 कह दूं, मैं इनका एवरेज ले लेता हूं, VT1 प्लस VT2 प्लस VT3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज माय एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड, टर्मिनल स्पीड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सी, अब मैं यहां पे R² वर्सेस VT का अगर ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मेरा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा क्या होगा, ईटा। तो ईटा मेरा क्या हो जाएगा, देख ले, 2R² G रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 टाइम्स VT। ठीक है, तो यहां पर प्लॉट किया जाता है क्या, R² वर्सेस VT। R क्या है सर? R इट्स अ रेडियस ऑफ बॉल, जो स्फीयर है ना उसका रेडियस है, इसका रेडियस है, R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है, वो मैं मेजर करूंगा किससे, वर्नियर से। किससे मेजर करूंगा? वर्नियर से। ठीक है, और मैं अलग अलग रेडियस के स्फीयर डालूंगा अंदर, एक ही नहीं डालूंगा। एक्सपेरिमेंट में 3-4 बार करूंगा, जितनी ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करोगे एरर उतनी कम और इतनी प्रिसाइज वैल्यू आपको मिलती है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितने ज्यादा होंगे उतनी प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, R² वर्सेस VT का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगर आप R² वर्सेस VT का ग्राफ प्लॉट करते हो तो R² वर्सेस VT का ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो आपको कैसा मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि R² ये VT ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये जो है R² बाई VT जो है वो तुम्हारा उसका स्लोप ये दे देगा ना। ये क्या देगा बता, ये तेरा डेल्टा R² होगा और ये क्या होगा, डेल्टा VT। मतलब तेरे को R² बाई T का ये क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है। आप VT और R² का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, वो भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। मान ले ये VT है, ये R² है,
तो उसका ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका स्लोप क्या आएगा बताओ, डेल्टा वी टी बाय डेल्टा आर स्क्वायर, मतलब वी टी बाय आर स्क्वायर इज द स्लोप, वी टी बाय आर स्क्वायर इज व्हाट, द स्लोप। अगर मैं इसको इस ग्राफ के बिहाफ में अगर इसको लिखना चाहूं तो मेरा ईटा हो जाएगा 2g रो माइनस सिग्मा बाय 9 टाइम्स स्लोप। यस और नो, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इक्वेशंस के साथ खेलना है, तेरे को साला ग्राफ दे दिया है, अब बोले चल ईटा निकाल, तो तेरे को पता चलना चाहिए कि मेरे को कौन सा ग्राफ दिया है। पहले तो वी टी बाय आर स्क्वायर का दिया है कि आर स्क्वायर बाय वी टी का दिया है, ठीक है। अगर वी टी बाय आर स्क्वायर का दिया है तो समझ जाना कि स्लोप जो है वो नीचे आएगा। अगर आर स्क्वायर बाय वी टी का दिया है तो स्लोप जाएगा ऊपर, और तेरे को वहां से ईटा मिल जाएगा। समझ में आया? थियोरी हम पढ़े हुए ही है, बस उसको खाली सेट करना है इस कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कौन सा था, 7th नंबर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड एंड लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर की मेथड से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे। चलिए देखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। ठीक है, चल अब इसमें हम क्या करने वाले, लेट्स सी। हम क्या करेंगे, पहले तो 2 बीकर चाहिए। एक ये बीकर है जिसके नीचे फर्नेंस होगा और इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होगा, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होगा, और इसके साथ भी एक थर्मोमीटर ज्वाइन होगा। यहाँ पे मुझे थर्मोमीटर चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, ठीक है, ओके। फिर मुझे एक दूसरा फ्लूइड चाहिए, दूसरा फ्लूइड चाहिए मुझे, तो एक और बीकर मुझे चाहिए होगी, दिस इज अ सेकंड बीकर, ठीक है। इसके अंदर में एक दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है ना, ये अननोन फ्लूइड है मेरा सेकंड फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने क्या रखा है, एक थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये भी एक थर्मोमीटर है। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं एक ब्लॉक लूंगा, आई विल बी टेकिंग अ ब्लॉक जिसका मास मैं पहले से मेजर कर लूंगा, ठीक है। और ये जो है अभी किस टेम्परेचर पे, इट्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा एक तरीके का कैलोरीमीटर है, ये क्या है, कैलोरीमीटर है, ठीक है। ये कैलोरीमीटर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सी इसको, इस वाले ब्लॉक को पूरा के पूरा ले जाना पड़ेगा, पूरा के पूरा यहाँ पे रख दूंगा। आ नहीं रहा है, सेट कर लेते थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, और मैं इसको गर्म करने का स्टार्ट करूंगा। अब मैं इसको गर्म करूंगा तब तक जब तक ये टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता, और ये मेरा वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है मस्त, तो पूरा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और क्योंकि ये मेटल है और बहुत देर से बॉयल हो रहा है, तो इसका भी टेम्परेचर कितना चला जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मैं इसको पकड़ूंगा। अच्छा, ये सब रूम टेम्परेचर पे थे, है ना, तो मान लें हम इसको बोलते हैं T1, इसका टेम्परेचर कितना है, T1। अब हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और
इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अब ये जो था उसका टेम्परेचर मान ले T2 था, ठीक है। और अब क्या होगा, स्टीरर स्टार्ट हो जाता है, ये स्टीरिंग करना स्टार्ट कर देता है, टेम्परेचर मेजर करना। पता नहीं कैलोरीमीटर में एक स्टीरर भी होता है, ये पूरा ढक जाता है, ये पूरा ढक्कन होता है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज ढक जाती है पूरी, क्योंकि बाहर नहीं जाना चाहिए, जितना बने उतना हीट अंदर रहनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। मान यहाँ पे ढक्कन मार देते हैं, ठीक है। ये पूरा ऐसे ढका हुआ होता है, ठीक है। तो ये स्टीरर भी चालू होता है। स्टीरर क्या होता है, स्टीरर स्टीरिंग करता है और सारी हीट को फैला देता है पूरे में। तो स्टीरर कुछ नहीं होता, एक टाइप का पंखा होता है, वो मोटराइज्ड होता है पूरा, यहाँ पे ऐसे मोटर रखी हुई होती है और ये जो फैन है वो ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, और पूरे फ्लूइड को फैलाता है अंदर, जिससे क्या होगा, अच्छे से इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो जाए। और फिर फाइनली देखा जाता है कि पूरा टेम्परेचर जो है वो कितने पे आ गया। मान ले T है, T पर पहुंच गए, ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी चीजें हैं, तो आप देख लो, ये कैलोरी मीटर है, ठीक है। कैलोरी मीटर का टेम्परेचर मान ले T3 है, वो भी उसी टेम्परेचर पे, पहले वो कितने टेम्परेचर पे था, वो भी रूम टेम्परेचर पे ही था। तो ये जो फ्लूइड था जितने टेम्परेचर पे T1, तो मान ले इसका भी तो T1 ही है, दोनों रूम टेम्परेचर पे ही थे, उसको T3 नहीं बोलते। वो भी कितने पे था, रूम टेम्परेचर, क्योंकि कैलोरी मीटर सब साथ में थे। अभी भी क्या सब साथ में होंगे, यस। अब तो सबका कॉमन टेम्परेचर हो गया, पूरे मिक्सचर का एक ही टेम्परेचर है, ठीक है। हो क्या रहा है, ये चीज ऐसी है जो हीट रिलीज कर रही है, और अंदर का पानी और कैलोरी मीटर वो दोनों जन ऐसे है जो हीट गेन करते हैं। तो कैलोरी मीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। अब हीट लॉस्ट किसने किया, ये ब्लॉक ने, ब्लॉक को हमने, ब्लॉक का टेम्परेचर T2 बोला, तो इसका स्पेसिफिक हीट को हम C2 कह देते हैं, ठीक है। इसको हमने T1 बोला अंदर वाले पानी को, तो इसकी स्पेसिफिक हीट को हम C1 कह देते हैं, और इसको CC कहते हैं, कैलोरी मीटर की स्पेसिफिक हीट, जो बर्तन है उसको, ठीक है, CC कह देते हैं उसको, ठीक है। चलो, अब हीट लॉस्ट MS डेल्टा थीटा या MC डेल्टा थीटा, वट एवर यू टेक, राइट। तो हम इसको बोल देते हैं, हमने C लिया हो तो हम C कह देंगे। तो हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, C2 ब्लॉक। तो मैं कहूंगा मास ऑफ 2 इनटू C ऑफ 2 इनटू, अब ध्यान देना, उसका पहले टेम्परेचर ज्यादा था, जो कितना था 100, माइनस अब कितना है T, अब कितना है T, क्यों, क्योंकि अब मिक्सचर के टेम्परेचर पर सब कुछ, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हीट गेन। अब गेन कौन कर रहा है, अंदर का फ्लूइड भी कर रहा है, जिसका हमने C1 बोल दिया। अब वो पहले किस पे था, T1 रूम टेम्परेचर, अब किस पे है T, कौन सा हायर है, अभी वाला जो T है। तो यहां पर ये हो जाएगा M1 C1 T माइनस T1 प्लस मास ऑफ कैलोरी मीटर, ठीक है, इनटू C ऑफ कैलोरी मीटर इनटू अगेन T माइनस T1। दिस इज अ लॉ ऑफ मिक्सचर। ये अप्लाई करके हम प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हैं दो चीज। इफ यू वांट अ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, तो आप इसको सब्जेक्ट बनाओ, सॉलिड कौन था मेरा बताओ, C2, तो आप इसको सब्जेक्ट बनाओ। सो दिस इज योर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। अगर आप फाइंड करना चाहते हो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, जो ये रखा हुआ है अननोन लिक्विड, फ्लूइड कोई भी है, तो आप किसको बनाओगे, ये C1 को सब्जेक्ट बनाओगे, इट इज ऑफ अननोन फ्लूइड, ठीक है। तो तको ब्लॉक का दे देंगे, एक दे देंगे, दूसरा तुझे फाइंड करना है। तो जो हम थियोरेटिकली पढ़े, क्या वही चीज हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट है कि कैलोरी मीटर से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी की भी स्पेसिफिक हीट। ठीक है बेटा, डन है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट तुम्हारा आएगा, कौन सा नंबर आए, 8 नंबर, स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब। तो हम स्पीड ऑफ साउंड डिटरमाइन करेंगे यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब। चलो, तो 8 नंबर है, स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग
रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, चले अब रेजोनेंस ट्यूब क्या है वो समझ लो पहले, और यहां पे एक और चीज आपको समझना पड़ेगी, दैट इज एंड करेक्शन। ये एंड करेक्शन का कंसेप्ट थोड़ा समझ लो है क्या। ठीक है, तो यहां पर जब कभी भी नीट में भी क्वेश्चन आता है रेजोनेंस ट्यूब मतलब वन साइड ओपन वन साइड क्लोज, रेजोनेंस ट्यूब का मतलब ही क्या होता है, वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज, वन साइड क्लोज्ड। ठीक है, तो अभी यहां पे देख लो, हम क्या करने वाले हैं, एक ट्यूब लेने वाले हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम फ्लूइड भरेंगे। ठीक है, और यहां से उसको बंद कर देंगे। अब यहां पे वापस सारे रीडिंग्स होंगे, ठीक है, ये सारे अपने रीडिंग्स होंगे। फाइन, चलो अब पहली चीज कि आप यहां पे लोगे एक ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, और उस ट्यूनिंग फॉर्क को बजाओगे, टंग करते हैं ना अपने, वो करोगे। ठीक है, चलो इसको बजाएंगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा साउंड सुनाई देगा, वो अब मैक्सिमा होता है, मतलब वो रेजोनेंस में समझ जाने का बहुत टाइम तक सुनाई देगा, ऐसा होगा, तो समझ जाने का वो भी रेजोनेंस कर रहे हैं उसके साथ। जब वो आएगा तब समझ में आ जाएगा बहुत टाइम तक साउंड रह रहा है, हमिंग रह रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको इसका लेवल एडजस्ट करना है पानी का। हो क्या रहा है सुनना ध्यान से, ये जो तुम्हारा पानी है वो तुमने मान लो किसी एक लेवल पे रखा यहाँ तक, ठीक है, तो होएगा क्या, यहां से पहला वाला एंटीनोड आ रहा है यहां पे, ठीक है, और ये जो तेरी फर्स्ट लेंथ है वो मान ले तेरी L1 है जहां पे पानी है। ठीक है, तो ये तेरा फर्स्ट एंटीनोड आया ये L1 पॉइंट पे। ठीक है, सुनना ध्यान से, अब ये एंटीनोड एक्चुअली यहां पे नहीं होता, वो थोड़ा ऊपर होता है यहां पे। कितना ऊपर होता है, इसी को हम कहते हैं एंड करेक्शन। ध्यान से सुनना, ये और ये इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है उसे हम ई कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन। सर ये एंड करेक्शन कितना होता है, तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला है 0.6 टाइम्स ई, 0.6 टाइम्स आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ पाइप। तो ये कितना होता है 0.6 टाइम्स आर, यहाँ पे रेडियस ले लेते हैं, आर इज द रेडियस ऑफ पाइप। ठीक है, तो ई की वैल्यू ऑलवेज होती है 0.6 टाइम्स आर। अगर आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें तो सारी चीजें कंसिडर करनी है, जनरली हम एंड करेक्शन को इग्नोर करते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो यहां पर 0.6 टाइम्स आर की वैल्यू भी आपको लेनी पड़ेगी। तो जो पहला तेरा एंटीनोड आ रहा है वो जिस डिस्टेंस पे आ रहा है वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, L1 डैश, दैट इज नथिंग बट L1 प्लस एंड करेक्शन। ठीक है, अब यही चीज वापस आप इसको एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला जो तेरा पॉइंट आएगा, ठीक है, क्या वो यहां पे आएगा। ठीक है, मान ले ये तेरा क्या हो गया L2। ठीक है, तो अब ये तेरी जो पूरी लेंथ है L2, ये जो तुम्हारी पूरी लेंथ है L2, वो एक्चुअली कितनी है L2 डैश, दैट इज इक्वल्स टू L2 प्लस ई। ठीक है, मुझे क्या चाहिए पता है, मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, और ये मेरा होता है लैम्बडा बाई 2। ये कितना होता है बता, लैम्बडा बाई 2। अब मजा क्या है देख ले, अगर तू L2 डैश में से L1 डैश माइनस करता है तो L2 प्लस ई में से क्या एंड करेक्शन निकल गया। ठीक है, तो एंड करेक्शन की यहां जरूरत ही नहीं है, मुझे क्या मेजर करना है खाली L2 माइनस L1। याद रखना कभी कभी आपको नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, एक लेंथ ये है दूसरी लेंथ ये है, वो एक्सपेरिमेंटली है ना, यहाँ पे एक मिलता है फिर दूसरा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव यहाँ पे मिलता है, तो उसका डिफरेंस निकाल ऑलवेज, वो ऑलवेज कितना होता है लैम्बडा बाई 2, वो कितना होता है लैम्बडा बाई 2। तो तूने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया
लेमड़ा बाई टू इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1, तो क्या मैं लेमड़ा निकाल सकता हूँ, विच इज 2 टाइम्स L2 माइनस L1। ठीक है, अब तो खत्म, V इक्वल्स टू एफ लेमड़ा। फ्रीक्वेंसी एफ किसकी थी, जिसके साथ वो नाच रहा था, ये रहा, किसके साथ नाच रहा था, किसकी धुन पे नाच रहा था। रेजोनेंस क्या होता है, किसी की फ्रीक्वेंसी से हम नाचते हैं तो हम उसके साथ रेजोनेंस में, हम दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क थी, यही तो मेरी फ्रीक्वेंसी है अभी, यस और नो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। और ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी, साउंड की। तो वेलोसिटी किसकी मिलेगी, साउंड की। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स लैम्डा। और ये जनरली आपको 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास वैल्यू आएगी, तो समझ जाने का, परफेक्ट है। ठीक है, डन। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए नीट में, ठीक है, बट ये एंड करेक्शन का याद रखना। एंड करेक्शन कभी कभी थ्योरी में पूछते हैं, अगर पूछ लिया थ्योरी में, एक्सपेरिमेंटल है, तो अगर ओपन पाइप है ना, ओपन पाइप, तो आप लोग ऐसे लिखते थे, ओपन पाइप में हम क्या देखते थे, ऐसे देखते थे, ठीक है। तो याद रखना, ओपन पाइप में 2 बार एंड करेक्शन आता है, यहां भी आता है और यहां भी आता है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा लैम्बडा है क्या, यस, पूरा लैम्बडा है ना, ये पूरा लैम्बडा है। बट एक्चुअली देखा जाए तो लेंथ इसमें इतनी थी, इतना ई था, इतना ई था, तो लैम्बडा इज नथिंग बट L प्लस 2E। ठीक है, तो वहां पर अगर क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कंसीडर द एंड करेक्शंस, यू कैन नॉट टेक L इक्वल्स टू लैम्बडा, नहीं ले सकते। आपको क्या लेना पड़ेगा, lambda is equals to L plus 2E, where E equals to 0.6 times R, and R is the radius of pipe. क्लियर है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड हो गया। मेजरिंग रेजिस्टिविटी ऑफ वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। देखो, ये एक सबसे सिंपल है, अपने 12th का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, एक्सपेरिमेंट नंबर 8। देखो, सबको हमें मीटर ब्रिज यूज करना आता है अच्छे से, ठीक है। मीटर ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होता है, मान ले ये R, ये S, ठीक है। ये जो पॉइंट है वहाँ पे हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, एक वायर, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर, और उसको यहाँ पे चौकी से कनेक्ट करके और यहाँ पर सप्लाई देकर बैलेंस पॉइंट निकालते हैं। जब गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, 0, तब हम बैलेंस पॉइंट का एक लेंथ L1 मेजर कर लेते हैं और दूसरा L2 मेजर करें। L2 इज नथिंग बट 100 माइनस L1, क्योंकि वो 1 मीटर की लेंथ का होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंफर्टेबली एक चीज़ मिल जाती है, दैट इज R बाई S इज इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब है क्या एक्चुअली, ये S क्या है, इट्स अ वायर, इट्स अ वायर, ठीक है, जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, एंड दैट इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो एल बाय, कैन आई से पाई आर स्क्वायर, कुछ मत कर, तो इसको मेजर कर सबसे पहले यूजिंग स्क्रू गेज, ठीक है। इसको मेजर कर यूजिंग मीटर स्केल, यूजिंग मीटर स्केल, क्योंकि बड़ी होगी, ये 1 आध मीटर का वायर होगा तेरा, 1-1.5 मीटर 2 मीटर का भी हो सकता है, तो मीटर स्केल से मेजर कर, ठीक है। क्या तूने एस निकाल लिया, ठीक है, तुझे क्या रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा ये, देख ले, आ गई रेजिस्टिविटी, इसमें कुछ है नहीं, सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है, 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। थियोरेटिकली देखा जाए तो सिर्फ 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दैट इज कहाँ आ गया अभी, साला मैंने नंबर गलत डाल दिए, अच्छा यहाँ सही है, ये 10 हो जाएगा, जल्दी जल्दी में डाल दिया, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। चल, 10 ओम्स लॉ, जरूरत है कराने की, है
इसे तो हाफ डिफ्लेक्शन पहले कर दे, लास्ट में ओम्स लॉ देख लेंगे, है ना। हाफ डिफ्लेक्शन एंड फिगर ऑफ मेरिट पहले कर लेते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक है, चलो। हाफ ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों दो इंपॉर्टेंट है लास्ट, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप और ये हाफ डिफ्लेक्शन एंड फिगर ऑफ मेरिट। चलिए, अब देखो यहां पे पहले तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो क्या है। मुझे सबसे पहले एक बैटरी चाहिए, बैटरी एलिमिनेटर हम कहते हैं उसको। उसके दो टर्मिनल होंगे, वहां से वायर निकलेंगे, ठीक है। फिर मुझे चाहिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है। फिर मुझे चाहिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको हम कहेंगे हाई रेजिस्टेंस। फिर मुझे चाहिए की, K1 कहेंगे हम उसको। फिर मुझे चाहिए एक लो रेजिस्टेंस, और मुझे एक और की चाहिए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, करने वाले क्या है हम, हमें फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करना है। पहले समझो फिगर ऑफ मेरिट है क्या। फिगर ऑफ मेरिट एक तरह की गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है कि पर डिफ्लेक्शन उसको कितना करंट चाहिए। फिगर ऑफ मेरिट क्या है बोलो, एक डिफ्लेक्शन के लिए उसको कितना करंट चाहिए। तो अगर ये तेरा गैल्वेनोमीटर है और ये इसके डिविजन्स है ऐसे, ठीक है, तो एक डिवीजन के लिए, ये एक डिवीजन के लिए, एक थीटा के लिए उसको जो करंट चाहिए वो तेरा फिगर ऑफ मेरिट होता है। तो अगर तूने टोटल करंट निकाल लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कर लिए, तो भी तुझे वो मिल जाएगा, ठीक है। या तो ये तरीका है हाफ डिफ्लेक्शन का, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट हाफ डिफ्लेक्शन का है, उसे समझना है। वैसे तो मैनुअल भी कर सकते, कंट्रोल्ड करंट दे दो उसको, कितने तक जा रहे हैं चेक करो, अपना काम हो गया, ठीक है। लेकिन वो कंट्रोल्ड करंट देने के लिए भी आपको हाईटेक डिवाइसेस चाहिए। हम हाईटेक डिवाइस नहीं यूज़ करने वाले, हम अपने लैब में ही निकालेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि फिर डिजिटल डिवाइसेस मुझे देने पड़ेंगे ना, मतलब ये बैटरी मेरी ऐसी होनी चाहिए जो डिजिटल सब बताए इतना करंट जा रहा है, मतलब ही क्या फिर। हम तो लैब में ऐसे सब डिवाइस बिना निकालने वाले हैं, समझ में आया। तो हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है। चलो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर के जो डिफ्लेक्शन आने वाले हैं, जो भी डिफ्लेक्शन ये गैल्वेनोमीटर के आएंगे, उसको पहले गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, पता है, जीरो पे होता है, हाँ। तो उसको हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे गैल्वेनोमीटर को कितने डिवीजन तक लेके जाना है। मान लो आपने 20 नक्की कर लिया कि 20 डिवीजन तक ले जाते हैं, इतना करंट में जाने दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा, रेजिस्टेंस को की से कनेक्ट करूंगा, की को मैं कनेक्ट करूंगा गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर को वापस बैटरी से कनेक्ट करूंगा। जैसे इसके अंदर की पुट करेंगे, ठीक है, करंट आना स्टार्ट होगा, इसका डिवीजन स्टार्ट होगा। आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकालोगे, एडजस्ट करोगे। मान ले इसका कैपिटल आर रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ 20 डिवीजन आ गए, ठीक है। और वो 20 डिवीजन तुम्हारे डन है, तुमने निकाल लिए कि भाई मेरे 20 डिवीजन आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए तुझे क्या नोट डाउन करना है, रेजिस्टेंस कितना, ये वोल्टेज कितना है, वोल्टेज फिक्स रखना है, ठीक है। मान ले इस बैटरी का वोल्टेज है कैपिटल ई, और इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इसको नोट करके रख लो साइड पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, कौन सा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में मैं एक और रेजिस्टेंस को डालूंगा, ये वाला की के साथ ऐसे, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ध्यान देना। क्या मेरा करंट यहां पे पहले आई जा रहा था, पहले कितना जा रहा था, आई। अब वो पूरा के पूरा क्या दे रहा था, 20, 20 डिवीजन। अब मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया कि ये 10 डिवीजन दे दे, डिफ्लेक्शन आधा कर दे, ठीक है। ऐसा कब होता है, दोनों के सेम रेजिस्टेंस होंगे तो R/2 होगा, तो करंट आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने इसका रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे सेट किया कि यहां पर 20 का क्या हो जाए, 10, और इसको मैंने बोल दिया दिस इज माई शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान ले यहां पर टोटल करंट मेरा कितना जा रहा है, आई, ठीक है। पहले मेरा करंट आई जा रहा था, ठीक है। अभी जो मेरा करंट यहाँ पे जा रहा है, क्या वो मैं फाइंड कर सकता हूँ, यस। कैसे, आई इक्वल टू वी बाई आर टोटल। कैसे फाइंड कर सकता हूँ, आई इक्वल टू वी बाई आर टोटल, ठीक है। तो अभी आपको अगर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है जी इक्वल्स टू आर एस अपॉन आर माइनस एस, पता ही होगा आप लोग को।
वो कैसे आया, वो थोड़ा समझ लेते हैं कैसे आया। तो कुछ नहीं, हमने जो पढ़ा हुआ है वही सारी चीज़ें। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को इसका रेजिस्टेंस निकालना है। पहले जो मेरा करंट जा रहा था आई, है ना, वो कितना था बताओ, ई अपॉन कौन कौन थे, आर प्लस जी। ठीक है, अभी जो मेरा करंट जा रहा है इसमें से, क्या वो आई बाई टू है, हाँ कि नहीं। अब वो आई बाई टू है वो मुझे पता है, लेकिन वो आई बाई टू भी इसके अंदर का जो करंट है वो एक्चुअली कितना करंट है वो मुझे निकालना है। तो आप एक चीज सोचो, क्या हम ऐसे पैरेलल रेजिस्टेंस जो दो थे, पहले तो मैं सिंपल सा ये कहूंगा सर आई बाई टू इज इक्वल टू नथिंग बट टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो आप खुद सोचो, आर तो है ही पूरा सीरीज में, प्लस क्या ये दोनों पैरेलल में, क्या मैं इसको कह सकता हूँ आर एस अपॉन आर प्लस एस, पैरेलल है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस, ओ सॉरी जी है जी है जी है, सॉरी 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 जी जी जी, जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी एस अपॉन जी प्लस एस, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये मेरा जो हो गया वो टोटल क्या आ गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है कि मेरा ये जो करंट इसमें जा रहा है, इसमें जो जा रहा है वो, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ माई दिस करंट, अगर ये मेरा टोटल करंट आई है, मान ले मेरा टोटल करंट आई है, तो अगर मेरे को इसका करंट फाइंड करना हो, मान ले मेरा आई डैश है, क्या मैं कह सकता हूँ आई डैश इज इक्वल्स टू, ये मेरा क्या है एस, ये जी, तो सामने वाला अपॉन जी प्लस एस इंटू टोटल करंट आई। ठीक है, मान ले इसको मैं आई वन कह देता हूँ, यही मेरा आई वन है, मान ले ये मेरा टोटल करंट मैंने लिया ना, ये मेरा आई वन है, ये मेरा टोटल करंट, आई टू तो इसमें से फ्लो हो रहा है, आई बाई टू इसमें से फ्लो हो रहा है, यस और नो। तो ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरा टोटल करंट जो आई है अभी इसको डालने के बाद वो कितना है बताओ, तो ये इतना है, लेकिन इसमें से कितना जा रहा है आई डैश, और वो कितना है टोटल करंट का इतना पोर्शन। समझ में आ रहा है बेटा, डन है, ये टोटल करंट का कितना पोर्शन है, इतना पोर्शन। अब ये टोटल करंट कितना है, तो ये रहा। ठीक है, तो मेरे को अगर ये निकालना है जो मुझे पता है कितना है आई बाई टू, तो मेरा कितना हो गया एस अपॉन जी प्लस एस इन टू आई वन, और आई वन कितना है मेरा ई बाय, कहना इसे आर इंटू जी प्लस एस प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस, देख लो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा देख लो, ई एस अपॉन आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस, ये मेरा क्या हो गया आई बाई टू, जो इसमें से फ्लो हो रहा था गैल्वेनोमीटर में से। डन है, पहले गैल्वेनोमीटर से कितना फ्लो हो रहा था आई, कितना है ई बाय, तो मैं आई की वैल्यू यहां पे रख दूं, कितनी होगी ये बताओ, ये आई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहां पे कितनी है वो, ई बाय आर प्लस जी इंटू टू, क्या ये गए, क्या मैं कह सकता हूं कि ये चला जाएगा टू एस इंटू आर प्लस जी इज इक्वल्स टू आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस, क्या होगा, क्या हम ये कह सकते हैं टू एस आर प्लस टू एस आर प्लस, यस टू एस आर प्लस टू एस जी इज इक्वल्स टू आर जी प्लस एस आर प्लस जी एस, या एस जी जो बोलो। ठीक है, अब कुछ कुछ कैंसल आउट होगा, ये उधर चला जाएगा, है ना, ये एस जी भी उधर चला जाएगा, तो अगर हम उधर भेज देते हैं इन दोनों को, तो ये एस आर है ये एस आर है, तो एक एस आर हो गया इधर। ठीक है, ये जी एस है, इसको भी उधर भेज दो, तो एक ही जी एस यहाँ पे बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट आर जी, देख लो। डन है, तो हाँ सही है। अब देख आर एस इज इक्वल्स टू आर जी माइनस जी एस, कैन आई टेक जी कॉमन, आर माइनस एस इज इक्वल्स टू आर एस, तो कहना इसे माई जी इक्वल्स टू आर एस अपॉन आर माइनस एस, जो हमने क्या किया था सीधा यूज किया था, यहाँ पे हम क्या करा प्रूव किया, क्या प्रूव करना इजी था, यस जो चीज़ हम पढ़े वही सारी चीज़ें। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यही सोच रहे हो कि साला पैरेलल में माइनस कैसे आया, है ना, तो ऐसे आया, राइट। तो ये पूरा कैलकुलेशन इस तरह से होता है। चलिए, तो ये आपको पूरा पता चल गया होगा किया क्या हमने। अब मेरे को फिगर ऑफ मेरिट चाहिए, मुझे क्या चाहिए फिगर ऑफ
मेरिट, तो मेरे को फिगर ऑफ मेरिट के लिए क्या करना है, टोटल जो मेरा करंट आया उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, अच्छा मेरा टोटल करंट पहले आई आया था, कितना था वो बताओ, आई इक्वल्स टू, वहां पे था ऊपर लिखा था कौन, ई अपॉन आर प्लस जी, डिवाइडेड बाय मेरे डेविएशन 20 थे, याद करो पहले डेविएशन 20 थे, तो मैं तो पहले ही फाइंड कर सकता था ये टोटल, टोटल करंट डिवाइड बाय थीटा तो मैं पहले ही फाइंड कर सकता था, और यही तो मेरी क्या है, फिगर ऑफ मेरिट, क्या मैं पहले फाइंड कर सकता था, क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जी नहीं था। समझ में आया, जी मैं कहां से लाया देख लो, ठीक है, आर की वैल्यू जो मेरी पहले आई और एस की वैल्यू जो मेरी बाद में आई, फिर मैंने डिराइव करके फॉर्मूला लाया कि मैं जी को किसके फॉर्म में रख सकता हूँ, आर एस अपॉन आर माइनस एस, और जो आर एस अपॉन आर माइनस एस मैंने यहाँ पे रख के वैल्यू लाया जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते ही, थीटा की वैल्यू पुट करते ही सीधा तेरे को क्या मिलेगा, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं है, आई बाई थीटा है, इट्स नथिंग बट आई बाय थीटा, सिंपल था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप फोड़ लोगे, कोई भी चीज़ होगी आप एडजस्ट कर लोगे, एक बार साला थीटा मिल जाना चाहिए, करंट मिल जाना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट में ही है, ये आपको कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट की आपकी बुक में ही लिखा, लैब मैनुअल में ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए जो इसको एक्सपेरिमेंट से ही लेना है पूरा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट अपना, आई थिंक ट्रैवलिंग, हाँ चलो, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम फाइंड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन स्लैब। ठीक है, आपको एक ग्लास स्लैब दिया होगा जिसमें हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। पहले तो ये समझो हम उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसकी हाइट मान लो h है, इसके नीचे कोई कॉइन रखा होता था, याद करो, और हम जब यहां से देखते थे तो वो कॉइन तुमको थोड़ा रेज हुआ दिखता था, ठीक है, मान लो ये हाइट तुम्हारी है h डैश, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं h डैश बाई एच इज, एच डैश छोटा है कि बड़ा, h बड़ा है h डैश छोटा है, तो छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल सी चीज याद रखो, h डैश बाई एच इज इक्वल्स टू छोटा अपॉन बड़ा। ठीक है, तो n1 बाई n2, अगर मेरे को n2 निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, n1 इंटू एच बाई एच डैश। अब साला ये h बाई एच डैश निकालने का ही पूरा एक्सपेरिमेंट है, कैसे निकालेंगे, ये तेरे को कहाँ दिख रहा है, हवा में सब, अब हवा में से स्केल तो रखेगा नहीं, कहाँ दिख रहा है, समझ में, वो मेजरमेंट मुश्किल है, तो उसको कैसे करना है, माइक्रोस्कोप से करना है, कैसे करना है, माइक्रोस्कोप से करना है। ठीक है, चलिए तो इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं अच्छे से, लेट्स सी। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आप समझ गए होंगे, ट्रैवल कर रहा है वो, ठीक है, ये मेरा ऐसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, कंटिन्यूस ड्रॉ किया था कि पूरा उठ जाए, ठीक है, ऐसे, फाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बॉक्स लेंगे, लेट्स टेक दिस बॉक्स, मतलब ग्लास स्लैब, नॉट बॉक्स, ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है अपना, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, चलो पहले इसको हटा लेते हैं। उससे भी पहले याद करो हम क्या करते थे, एक पेपर पे कुछ मार्क करते थे, याद है, हाँ, है ना, एक पेपर पे कुछ मार्क करते थे, और उसका वो कितना दूर है पहले वो चेक कर लेते थे, तो उसका एक मेजरमेंट हम लोग ले लेते थे, लेट से दैट इज एक्स, ठीक है, ये मेरा पहला मेजरमेंट है, दैट इज एक्स, ठीक है, चलिए दिस इज एक्स, फाइन। अब हम क्या करते थे, अब ये मेजरमेंट कैसे करता है वो ध्यान से सुनना,
ये मेजरमेंट कैसे करता है कौन? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ऐसे फोकस होता है एक जगह पे, ठीक है, माइक्रोस्कोप एक जगह पे क्या हो रहा है, फोकस होता है एक जगह पे। अब माइक्रोस्कोप को हम नहीं हिलाएंगे, वो जहां पे फोकस हुआ हुआ है अभी वहां पे तुझे शार्प इमेज मिलेगी। मतलब तो अब वहीं देख पाएगा जहां पे उसकी रेज फोकस हो रही है, वहां क्लियर दिखेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे। अब तूने जैसे इसको रखा तेरी इमेज तो शिफ्ट हो गई। ये अब ये जो रेड वाला डॉट है वो वहां पे नहीं रहा जहां पे वो था, थोड़ा शिफ्ट होगा ऊपर, मतलब तुझे ब्लर दिखेगा क्योंकि तेरे फोकस पॉइंट पे वो है ही नहीं। अब तुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये तेरे को इसको शिफ्ट करना पड़ेगा जब तुझे फोकस प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, जब तुझे वो फोकस प्रॉपर दिख गया, वो तेरा एक और रीडिंग आ गया, मान ले ये वाला तेरा एक रीडिंग आ गया ये। ठीक है, पहले तेरा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का कहीं पे रीडिंग था, अभी तेरा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का कहीं पे रीडिंग है। उन दोनों का डिफरेंस क्या तुझे ये दे देगा। ठीक है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का पहला वाला रीडिंग और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का दूसरा वाला रीडिंग, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस है, मान लो हम इसको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ऐसे बता सकते हैं कि मान ले पहला रीडिंग क्या मेरा ये था, ये मान ले वो यहाँ पे कहीं था, इसको हम कह देते हैं L1, या तो हम इसको x कह देते हैं x। ठीक है, अब मेरा जो सेकेंड रीडिंग है, इसी का मेरा जो सेकेंड रीडिंग है वो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो ये मेरा मान ले y है। ठीक है, तो अब नीचे से इसकी कुछ वैल्यू थी, नीचे से ही इसकी कुछ वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू छोटी थी, इसकी वैल्यू बड़ी है। तो अगर मैं पूरे y को पूरे x में से माइनस कर, मतलब x को y से माइनस कर दूं, y माइनस एक्स, तो क्या मेरे को ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज माई y माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कुछ पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगा यहाँ पे। अब मुझे पाउडर देखना है, अब मुझे अगर ये पाउडर देखना है तो मैं मेरा जो स्कोप है उसको और दूर ले जाऊंगा, पाउडर पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो अब देख, अब जो तेरा पाउडर वाला आ गया वो Z है। अब तू खुद सोच, नीचे से, नीचे से ये Z हाइट थी, है ना, और उसमें से अगर मैं ये इसको माइनस करता हूं, ये वाली जो है ये मुझे चाहिए, बताइए मुझे कैसे मिलेगी। किसको माइनस करना है Z में से, पहले वाला x, यस, ये मेरा x जो था, ये मेरा x था ना, ये और मेरा ये Z है, ये x था, ये Z है, तो ये पूरा Z, ये पूरा x, तो Z में से अगर x माइनस करूंगा तो ये जो होगा वो इसकी थिकनेस होगी ना, तो मेरे को थिकनेस मिल गई, तो मेरे को थिकनेस मिल जाएगी, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब इज इक्वल्स टू Z माइनस एक्स। मतलब यही तो मेरा h हो गया, ये तो मेरा क्या हो गया h। और ये जो मेरा y माइनस एक्स है एक्चुअली मेरा h डैश नहीं है, शिफ्टिंग कितना हुआ वो है, तो इसको मैं कह देता हूं s, शिफ्टिंग। और वो h में से अगर ये शिफ्टिंग माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा h डैश। समझ में आया कि नहीं? तो मेरा h डैश क्या होगा, h डैश इज इक्वल्स टू h माइनस शिफ्ट। ठीक है, दैट इज नथिंग बट h माइनस y माइनस एक्स। ठीक है, तो सारी चीजें जो हो रही है वो कहां से हो रही है, नीचे से, नीचे से रेफरेंस देखना है आपको। हाइट एक्चुअली ये सब नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी डिफरेंसेस, h यहाँ पे आएगा तेरा, क्योंकि नीचे से x ये था x, अब वो शिफ्ट होके यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचा ना ये, तो डिफरेंस कितना आया वो तुझे यहाँ पे मिलेगा कि z में से तो x को माइनस कर, तो ये जो था वो तेरी हाइट थी। समझ में आया? और इसको दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है, ये जो तेरा y है, हाँ उसको भी z से माइनस कर तो भी ये मिल जाएगा। ये तुझे चाहिए तो तू सोच, ये क्या था y, ये क्या था z, ये क्या था y, ये क्या था z, z में से y माइनस कर तो भी h डैश आ जाएगा। तो h डैश कैन ऑल्सो बी गिवन बाय z माइनस y, ये शायद इजी रहेगा, है ना। तो बेस्ट चीज क्या, अगर h डैश बाय h तुझे करना है
तो z माइनस वाई अपॉन z माइनस एक्स। हो गया काम तेरा, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट n1 बाय n2। सो n2 तेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे डन करते हैं, फाइन। चलो, और कुछ रहा क्या? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में अब क्या ही कर रहा हूँ मैं। ओम्स लॉ में एक चीज का ध्यान रखना, हाँ ये बता रहा था मुझे, चलो देख लेते हैं। 12 नंबर, ग्रेट एक्सपेरिमेंट, ओम्स लॉ, सबसे जे एडवांस का एक्सपेरिमेंट है। चलो आ जाओ। हाँ क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे, है ना, और वायर के साथ हम लोग एक क्या ज्वाइन कर रहे थे, वेरिएबल सोर्स ज्वाइन कर लेते, ठीक है। इसके साथ क्या ज्वाइन करेंगे, वोल्ट मीटर, और यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन कर लेंगे एमीटर, ठीक है। अब अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे किसकी, हम बैटरी का वोल्टेज वेरी करेंगे, उससे क्या वेरी होगा, करंट। तो ये V की वैल्यू, इस करंट की वैल्यू, ये V बाई आई दैट इज नथिंग बट R। सो V की वैल्यू तेरी आएगी यहाँ पे बहुत सारी आएगी, मान ले 10 वोल्ट, 10 से नहीं चालू करना, 2 से करते, 2 4 6 8 10। मान ले 0.1 आ रहा है, ये 0.2 आ रहा है, ये 0.3 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, 0.5। तो ये 2/0.1 इज 20। यहाँ भी तेरा आएगा 20, यहाँ भी तेरा आएगा 20, यहाँ पे तेरा, पर एक्सपेरिमेंटली 20 20 नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएंगे, ठीक है वहाँ पे, क्योंकि थर्मल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट करती है, क्योंकि तार गर्म भी तो होता है, तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा वेरी होता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। सबका एवरेज करो, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आपको प्लॉट करना है कौन सा ग्राफ, वी वर्सेस आई का ग्राफ, और यहीं पे सब जोल है, देंगे तेरे को वी आई, तो यहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा आई करोगे तो स्लोप क्या देगा, स्लोप इक्वल्स टू रेजिस्टेंस विच इज डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। लेकिन अगर यही ग्राफ को उल्टा कर दिया तो गेल है, हमको लगा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप रेजिस्टेंस ही देता है, जरूरी नहीं है। इसका स्लोप अगर निकालोगे डेल्टा आई वर्सेस डेल्टा वी, दैट विल गिव यू कंडक्टेंस नॉट रेजिस्टेंस, 1/रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओम्स लॉ में इसका भी खास ध्यान रखना कि ग्राफ कौन सा गिवन है, कौन सा प्लॉट किया हो, तो स्लोप आपको अलग अलग चीज़ें देगा, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा एक्सपेरिमेंट डन होता है।